नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस उत्तर प्रदेश की चुनावी हलचल को प्रोफेसर अभय दुबे से ठीक से परत दर परत समझने के लिए। 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, अब 5वां, 6ठा, 7वां चरण है। ये वो चरण है जब अब गंगा किनारे इस तरफ सारी बातें होंगी। अगर ब्राह्मण की दृष्टि की ऐनक से देखें तो कानकुब्ज ब्राह्मणों के क्षेत्र से निकल के अब ये सरजू पारी ब्राह्मणों के क्षेत्र में चुनाव आ गया है। तो अगर उसको उस तरह से देखें, प्रोफेसर दुबे एक अजीब सी चीज हुई है जिसका समझ में नहीं आ रहा है किसी को, क्योंकि मोदी जी 2-4 दिन पहले आके कहते हैं कि आएगा तो योगी ही। मैसेज कुछ लोग उस मैसेज को ये इंटरप्रेट करते हैं कि वो बैक कर रहे हैं योगी जी को, और वो कहीं कोई किसी के दिमाग में असमंजस की स्थिति हो तो उसको साफ कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ गोरखपुर में होर्डिंग्स लगती हैं, और गोरखपुर की होर्डिंग्स में योगी आदित्यनाथ की फोटो गायब रहती है। और एक वहां पे नया 4 चरण तक उमा भारती की कहीं फोटो नहीं आई है, लेकिन अब 4 चरण के बाद उमा भारती जी अब पोस्टर में आ रही हैं। तो कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये भी हो रहा है कि शायद ये अब राजपूत की जगह वो ओबीसी, और इनको लग रहा है वो लोग भग रहे हैं इसलिए है। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न मैं एक और आपसे कर लूं। जब हम लोग स्कूल कॉलेज के दिनों में थे तो 2 पिक्चरें आई थी। एक का नाम था नमक हराम, एक का नाम था नमक हलाल। दोनों पिक्चरें थी। तो क्या उस तरह की कोई पिक्चर की भी स्टोरी, स्क्रीन प्ले मोदी जी लिखने की बात कर रहे हैं? दोनों को का जवाब अलग अलग। लेकिन पहले, क्या योगी जी इस समय, पहले था ना कि मोदी एंड योगी, फिर हुआ मोदी और योगी, अब क्या हो गया है केवल मोदी? प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत लंबा है, 7 चरणों में है, और उसमें जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है हो सकता है कि पार्टियां अपनी रणनीति पर दोबारा गौर करें और उसको ट्वीक करें और उसमें नए नए पहलुओं का समावेश करें, कुछ पहलुओं को निकालें। तो ये सब होता है, और आपने बड़ी सतर्क निगाह से इन सब बातों को देखा है। और मुझे लगता है कि भाजपा कुछ पहले, खासतौर से पहले 3 चरणों के जो मतदान से जो हवा बनी, वो भाजपा के लिए बहुत अनुकूल नहीं रही। तो इसकी वजह से वो लोग सोच रहे हैं दोबारा उस प्रश्न को लेके। दूसरे, उन्हें ये भी देखना है कि 6वें और 7वें चरण में, भले मान लीजिए 4थे और 5वें चरण में भले ही भाजपा को लग रहा हो कि उसकी स्थिति इतनी खराब नहीं है, लेकिन 6वें और 7वें चरण में, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का चरण होगा, वहां पे तो बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। तो जो सारी पेशबंदी होगी वो न केवल 6वें चरण, 5वें चरण को लेकर होगी, बल्कि 6वें और 7वें चरण को लेकर भी पेशबंदी होगी। और वहां पे स्थिति, जो मेरे पास खबर आई है, जाहिर है कि मेरे पत्रकार मित्रों ने मुझे बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमिहार बिरादरी, जो कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मजबूती के साथ खड़ी रहती रही है, वो इस बार उस तरीके से भाजपा के साथ नहीं है। यहां तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के यादव कार्यकर्ता हैं, वो इतने उत्साह से पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि कई भूमिहार कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए उतने उत्साह से वोट मांगते हुए देखा गया। तो ये अपने आप में कुछ आश्चर्य की बात है, लग सकती है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि इस तरह मध्य उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच में एक राजनीतिक प्रतियोगिता परंपरागत रूप से रही है। उसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमिहारों और राजपूतों के बीच में एक पारंपरिक प्रतियोगिता रही है। तो चूंकि इस आदित्यनाथ की सरकार ने राजपूतों को विशेष प्राथमिकता दी, इसके लिए उनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप भी लगाया जाता है। ये आरोप कहां तक सही है, क्या है, और ठाकुर बिरादरी इस आरोप पे क्या सोचती है, इन सब बातों पे अभी कुछ जांच पड़ताल की आवश्यकता है। लेकिन मीडिया में और प्रचलित किस्म की जो राजनीतिक चर्चा होती है, उसमें राजपूतवाद का आरोप बहुत ज्यादा लगाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो ऊंची जातियों के बीच में इस बात को लेकर काफी उनको खराब लग रहा है कि उनकी पार्टी की सरकार, जिसको वो लगातार समर्थन देते रहे हैं, किसी एक जाति को, उनके ही बीच की एक जाति को इतना प्रोत्साहन दे रही है। उसी तरीके से पिछड़ी जातियों में, जिन्होंने गैर यादव पिछड़ी जातियों ने भाजपा को पिछले चुनावों में एकजाई समर्थन दिया था, वो लोग भी सोचने लगे हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सरकार राजपूतों की सरकार क्यों बनती जा रही है। ये भी एक
सवाल है जिसपे हम लोग तरह तरह से व्याख्याएं करते रहे हैं कि जो सब लोगों को दिखाई पड़ रहा है वो भाजपा आला कमान को क्यों नहीं दिखाई पड़ा, और अगर दिखाई पड़ा तो क्या भाजपा आला कमान ने किसी विशेष मंसूबे से इसको होने दिया। इसकी हम लोग आपके मंच पर भी व्याख्याएं कर चुके हैं और दूसरी जगहों से भी व्याख्याएं वगैरह आती रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आला कमान ने ये सोचा हो कि अब कुछ संतुलित करने की जरूरत है। आदित्यनाथ जी एक जाति के साथ में ज्यादा आइडेंटिफाई हो गए हैं, उस जाति के साथ में वो ज्यादा जुड़ गए हैं। और लखनऊ में मध्य जनवरी में हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यक्रम में उन्होंने सुनीता एरन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको जवाब देते हुए कहा भी कि उन्हें अपनी क्षत्रिय जाति में पैदा होने पर गर्व है, हर व्यक्ति को अपनी जाति में पैदा होने पर गर्व होना चाहिए, और ये एक ऐसी जाति है इसमें भगवान बार बार पैदा हुए हैं हर युग में, तो वहां वो भगवान की जाति भी तय करते हुए दिखते हैं। तो उस वीडियो क्लिप के बाद में किसी को ये संदेह नहीं रह जाना चाहिए कि दरअसल योगी जी की राजनीति का सामाजिक पक्ष क्या है। तो जब इस तरह से वो आइडेंटिफाई हो गए एक तरह के राजपूतवाद से, तब जाहिर है कि चुनाव में इसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। अगर उनकी जाति अपने ऊपर गर्व कर सकती है तो दूसरी जातियां भी अपने ऊपर गर्व कर सकती हैं, वो अपने हिसाब से फैसले ले सकती हैं। तो ये सब बातें मुझे लगता है, और पहले 3 चरणों का जो दिक्कत तलब परिणाम है वो सब भाजपा के आला कमान को, भाजपा के रणनीतिकारों को मजबूर कर रही होंगी कि वो अब पिछड़ी जातियों के ऊपर जोर दें। आपने बताया कि उमा भारती का चेहरा अचानक होर्डिंगों में प्रकट हो गया है, तो उमा भारती मुख्य तौर पर लोधी राजपूत जाति से आती हैं, और वो उत्तर प्रदेश के लोधी राजपूत नहीं, मध्य प्रदेश की लोधी राजपूत जाति से आती हैं। और मध्य प्रदेश के लोधी राजपूत और उत्तर प्रदेश के लोधी राजपूतों में बड़े पैमाने पर फर्क है, ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार के यादवों में और उत्तर प्रदेश के यादवों में फर्क है। बिहार का यादव नेता उत्तर प्रदेश का यादव नेता नहीं बन सकता, और उत्तर प्रदेश का यादव नेता बिहार का यादव नेता नहीं बन सकता। इस बात, और दोनों तरफ से कोशिश हो चुकी है। लालू यादव की तरफ से भी कोशिश हो चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश में अपना हस्तक्षेप करें, मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी कोशिश हो चुकी है कि बिहार में अपना हस्तक्षेप करें। एक बार तो मुलायम सिंह ने 200 उम्मीदवार लड़ाए थे बिहार के चुनाव में, तो उनके उम्मीदवारों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये इसी तरह जो मध्य प्रदेश का लोधी राजपूत है उत्तर प्रदेश के लोधी राजपूत से काफी अलग है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह उसके नेता थे, उमा भारती कभी उत्तर प्रदेश के लोधी राजपूत को प्रभावित करने में नाकाम रही है। साक्षी महाराज उनमें इनके नेता हैं, हाँ ये लोग इनके नेता हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो उमा भारती के जरिए उमा भारती को एक बैकवर्ड आइकॉन के तौर पर पेश करके पिछड़े वर्ग के नेताओं को, पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं, तो उसमें उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें वो ज्यादा सफल हो पाएंगे। उनके भाजपा के पास भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, प्रभावी रहे हैं, कई रहे हैं। उनके चेहरों को सामने लाना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरों को सामने लाने का मतलब ये होता कि वो सीधे सीधे आदित्यनाथ जी को चुनौती लगती, क्योंकि उमा भारती तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फैक्टर है नहीं, इसलिए उनके चेहरे को लाना सुरक्षित लगा होगा उन्हें। तो मुझे लगता है कि भाजपा के रणनीतिकारों के दिमाग में बहुत सारी चीजें गुत्थम गुत्था हो गई जी जी, और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें दरअसल करना क्या चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ये डेस्परेशन कह लीजिए, क्लैरिटी नहीं है जो जिसके लिए वो जाने जाते थे। मैं एक चीज और, लेकिन एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब चुनाव शुरू हुआ तो वो जाट और मुस्लिम और ये सब बातें हो रही थी, लेकिन मैंने केवल मैं अगर मुस्लिम वोटर्स के बिहेवियर को देखूं तो वो बिल्कुल ठीक से केवल समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के पीछे लामबंद हो गए हैं। पिछले इलेक्शंस में ये होता था कि जो बीजेपी को हराएगा, पोस्ट बाबरी मस्जिद उनका जनरल ये होता था कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट दे देंगे, विथ एन एक्सेप्शन ऑफ 2009 में वो जो मुलायम सिंह के वोट बढ़ नहीं रहा है। ये भाजपा की ये बहुत बड़ी उलझन की बात है। अब भाजपा के नेता ओवैसी का नाम तो मंच पे ले नहीं सकते, इसलिए वो मायावती का नाम ले रहे हैं। नहीं, मैं उस पर भी आ रहा हूँ मतलब, और जी नहीं, और जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बट नहीं रहा है, वो अखिलेश यादव के ही पीछे खड़ा हो रहा है इर्रिस्पेक्टिव। हाँ, वो मेरा कहना यह है कि जैसे उम्मीद थी ना कि कहीं अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस का होगा या बसपा का होगा तो वो टैक्टिकल वोटिंग करेंगे, टैक्टिकल वोटिंग नहीं, वो केवल पीछे खड़ा है। अच्छा, हो क्या रहा है कि जहां पे भी वो उसकी थोड़ी 15%, 12%, 20% आबादी है, वो एक
साइजेबल अमाउंट हो जा रहा है, जहां से टेक ऑफ, जो एक जमाने में मायावती जी करती थी कि उनका कैंडिडेट, तो वो कहती थी ना कि 30-40 हजार से तो तुम टेक ऑफ करते हो, तो वो एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल रही है। इस पे भी जरा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि मुसलमानों को लग रहा है कि अगर इस बार हमने पार्ट मतलब सरकार बदली नहीं, तो उसको लग रहा है कि उसके लिए मुश्किल वाले दिन है। देखिए, भाजपा का रणनीतिक संकट क्या है, हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। भाजपा का रणनीतिक संकट यह है कि जो गैर जाटव दलित है, गैर जाटव दलित जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट हुआ था और उसने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन दिया था, वो गैर जाटव दलित इस बार भाजपा के साथ उस तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार जाटवों के बाद सबसे बड़ी संख्या पासी समुदाय की है, और पासी समुदाय ने आमतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान दिखाया है। तो ये रुझान भाजपा के लिए बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि भाजपा एक दलित वोटों की एक दावेदार की पीठ पे हाथ रखे। तो यहां पर भाजपा बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करती हुई नजर आती है। यहां तक कि गृह मंत्री स्वयं उनका नाम लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल झुका हुआ मानना ठीक नहीं है, और इसके जवाब में सतीश मिश्रा से लेकर मायावती तक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए नजर आते हैं। बहुजन समाज पार्टी से उन्हें यह भी उम्मीद थी कि उसने जहां जहां मुसलमानों को टिकट दिया है वहां मुसलमान वोट उसको जम के मिले, ताकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में मुसलमान वोट उस तरह से न जाए जिस तरीके से जा रहे हैं। ये भी जब उन्हें होता हुआ नहीं दिखता है, तब फिर उन्हें बहुजन समाज पार्टी का नाम लेना पड़ता है, और ये बात संदेश देने की कोशिश करते नजर आते हैं कि ये इस पार्टी को अभी चुका हुआ मानना ठीक नहीं है। आप देखिए, ये जो इस रणनीति का जो फ्लक्चुएशन है, जो उतार चढ़ाव है, वो शुरू से ही होता रहा है। शुरू में भाजपा के रणनीतिकार समाजवादी पार्टी को दिखाते थे, समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से हमारी प्रतिद्वंदी है और बसपा कहीं लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि उनका मानना यह था कि जो दूसरे वोट हैं, गैर जाटव दलितों के वोट हैं, वो उनकी तरफ आएंगे जब वो और बसपा को बाहर कर देने से हो सकता है शहरी पढ़े लिखे जाटव वोट भी उनकी तरफ आए। जब ये सब होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है, तब उनको फिर से वो बसपा की बल्ले बल्ले करने लगे हैं, बसपा को निकाल के सामने लाने में लगे हुए हैं। तो ये जो रणनीतिक भ्रम है जो भाजपा के रणनीतिकारों के मन में है, उससे लगता यह है कि इनकी रणनीति साफ नहीं है जी। और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें जो सुसंगति हमेशा दिखाई देती थी, वो सुसंगति नहीं है। अब एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहना शुरू की है, वो आतंकवाद का मुद्दा सामने ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो आतंकवाद की समर्थक है, और वो आतंकवादियों को समर्थन देने वाले और उन सबको जो है वो छोड़ती है, उनको इनाम देती है या उनको छोड़ती है या उनको टिकट बांटती है। अब मुझे तो लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद का इतना बड़ा कोई गढ़ रहा है जहां पे इस तरह की कोई समस्या होगी। जो प्रधानमंत्री ने साइकिल के मेटाफर को इस्तेमाल किया था, साइकिल के रूपक को इस्तेमाल किया था कि उसके पीछे बम लगाए गए, फिर उसका तुरंत खंडन भी हो गया कि बम तो पुरानी कारों में लगे थे। वो बात भी मुझे लगता है कि अखिलेश का जो चुनाव चिन्ह है उसके पक्ष में गई। दरअसल साइकिल गरीब आदमी का वाहन है, ग्रामीण लोगों का वाहन है। तो मुझे क्या लगता है कि इस चुनाव में शहरी बनाम ग्रामीण वोटों का एक बंटवारा होते हुए दो श्रेणियां बनते हुए हम लोगों को दिखेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लड़खड़ाती है या फिसल कर गिरती है, तो आप पाएंगे कि वो या तो फिर ऊंची जातियों की पार्टी रह जाएगी और फिर साथ में शहरी वोटरों की पार्टी बनकर रह जाएगी। तो ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी भारी सफलता होगी कि वो भाजपा को एक बहुत विशाल गठजोड़ के वाहक से घटाकर ऊंची जातियों के, मुख्य तौर पर ऊंची जातियों की और शहरी मतदाताओं की पार्टी में घटाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज जरा, लेकिन मेरा थोड़ा सा फर्क मैं देख रहा हूं। जो अमित शाह साहब तारीफों मतलब बीएसपी को रेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनके पीछे नियत दूसरी है। देखिए, अमित शाह साहब ने ये सारी बातें एक इंटरव्यू में टीवी को देने के दौरान कही, जहां पे वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई रिटोरिक नहीं है कि वो भाषण दे रहे हैं। उन्होंने सोच समझ के एक इस बात को बोला है कि बीएसपी को वोट मिल रहा है, मुसलमान भी वोट दे रहे हैं। वो ये भी बोले, मेरे ख्याल में जैसे उनके ट्रैप में मायावती जी आ गई। मायावती जी ने उनको कहा वो बहुत महान आत्मा है, सतीश मिश्रा ने कहा ये महान आत्मा बोला गया। मुझे ऐसा लगता है कि समस्या क्या हो रही थी
कि जो जब से मायावती जी थोड़ा एक्टिव हो गई थी और बीएसपी, मैं कई शोज में मैंने आपके साथ भी बोला कि बीएसपी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि रेलेवेंट हो रही है, तो बीएसपी ज्यादा नुकसान बीजेपी का कर रही थी। आज इनको ऐसा लगता है, मेरा अपना वो है, अमित शाह को ये लगता है कि अगर बीएसपी ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी तो हमारा नुकसान हो रहा है बनस्पत सपा के, तो वो उसको इररिलेवेंट करना चाह रहे हैं। वो जब वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को दे रही है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई ये जो बाकी गैर जाटव या जो ओबीसी वोट जो हमसे भग के बीएसपी में जा रहे हैं, वो कम से कम हमारे पास रहे। ये भी एक मुझे उनकी नीयत इस तरह की लगती है। वो अच्छाई में नहीं बोल रहे हैं, वो किसी की अच्छाई, जरा मुश्किल है कि अमित शाह किसी के लिए अच्छा सोचें। हो सकता है आपका विश्लेषण सही हो, लेकिन मैं थोड़ा पश्चिम बंगाल के चुनाव की आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा को मुसलमान वोट बढ़ते हुए नहीं दिखा, तो खुद मोदी जी आखिरी दौर से पहले के अपने भाषणों में ये कहते हुए नजर आए थे कि मुसलमान वोट जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। यानी उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि किसको वोट मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट बढ़ रहा है। तो ये मुसलमान वोट जब इकजाई बिल्कुल कंसोलिडेट होकर, प्रतिबद्ध होकर किसी एक नेता और एक पार्टी को मिलता है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत उलझन होती है। मुसलमान वोट जब तक बटेगा नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ नहीं होने वाला है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों की संख्या बहुत है, पश्चिम बंगाल में भी मुसलमान वोटों की संख्या बहुत थी, तो यहां पर मुसलमान वोट फर्क डाल सकता है। और मुसलमान वोट अपनी पॉलिटिकल एफिकेसी की तलाश में है, जो पिछले 3 चुनावों में उसने खोई थी। इस बार वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर उस पॉलिटिकल एफिकेसी को प्राप्त करना चाहता है। जी जी। तो अब मुझे लगता है कि ये दूसरा सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, मैं उस पर कोई बात कहना चाहूंगा। देखिए, सरिता भदौरिया जो कि इटावा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनका एक क्लिप, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उनका क्लिप काफी चल रहा है और उस क्लिप में वो कहती हुई नजर आती है। वो दरअसल 15-20 मिनट का भाषण है जो कि फेसबुक पे पूरा उपलब्ध है, और उस भाषण में वो एक लोधी राजपूत जात के गांव में बोल रही हैं, भाषण दे रही हैं। तो उस भाषण के पहले हिस्से में सरिता भदौरिया ये कहती हैं कि आप लोगों का आरोप है, आप लोगों की आलोचना है कि मैंने आपके लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन देखिए मैंने अपनी निधि से इतने करोड़ रुपए का काम करवाया है। फिर वो कहती हैं दूसरे चरण, भाषण के दूसरे हिस्से में वो कहती हैं, अच्छा ठीक है, अगर आप मानते ही हैं कि मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन योगी जी ने तो कितना काम किया है, मोदी जी ने तो कितना काम किया है। फिर तीसरे चरण में वो भाषण हिंदुत्ववादी हो जाता है, और हिंदुत्ववादी भाषण में फिर वो कहते हैं कि हजारों साल से हमारे ऊपर हमले होते रहे और आप जानते ही हैं कि कौन उन हमलों के खिलाफ लड़ा है। और चौथे चरण में वो खिसियाकर कहती हैं कि आप हमारा अनाज खा गए, आप हमारा तेल पी गए, आप हमारे पैसे खा गए, आप हमारा नमक खा गए, लेकिन जब हम आते हैं तो आपके मुंह से नमस्ते का शब्द नहीं निकलता है। अगर आपको यही सब करना था तो आपने ये सब चीजें क्यों ली? आपको मना कर देना चाहिए था कि हम ये सब चीजें नहीं लेंगे। अच्छा, अब ये तो एक विधायक स्तर के नेता का बयान है। अब प्रधानमंत्री के स्तर से भी ये बात आती है कि भाई वोटर हमारे पर नमक हरामी नहीं करेगा, वोटर हमारे पर नमक हलाली करेगा। अब ये तो प्रधान सेवक, एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो जिनकी वो सेवा करना चाहता है उनको वो अपना नमक हलाल घोषित कर रहा है। तो वोट मांगने का ये तरीका पहली बार मैंने देखा है। आपको भी 30-40 साल हो गए हैं राजनीति पर निगाह रखते रखते, आप बताइए कभी किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? पहले तो प्रधानमंत्री ने वो साइकिल पे बम लगे हुए थे, इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो लौटकर उन्हीं के ऊपर पड़ा। अब ये नमक हलाल और नमक हराम की, आज इंडियन एक्सप्रेस में भी एक बहुत बड़ी खबर है कि ये नमक हलाल, जो लोग अपने आप को नमक हलाल समझ रहे हैं, या उनको दरअसल मिल क्या रहा है और वो किस तरह से जो नेशनल फूड स्कीम है उसके जरिए किस तरह से मिल रहा है और उसमें क्या क्या है, उसका एक पूरा तथ्यात्मक विश्लेषण है उसके अंदर। जी जी जी। मैं समझता हूं कि अगर आप मतदाताओं को इस दृष्टि से देखेंगे तो लोकतंत्र का जो केंद्रीय प्रश्न है वो थोड़ा बदलकर इस तरह हो जाएगा कि हमारा मतदाता कैसा हो। क्या हमारे मतदाता को नमक हराम और नमक हलाल के संदर्भ में सोचना चाहिए? क्या हमारे मतदाता को इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि हम भले ही नेता से नाराज हों, पार्टी से नाराज हों, मुख्यमंत्री से नाराज हों, लेकिन अपनी एक पार्टी के प्रति इतने निष्ठावान हो फिर भी हम उस पार्टी को वोट देते रहें? मतदाताओं को सोचना चाहिए कि एक पार्टी के लगातार ग्राफ गिर रहा है, अतीत में एक पार्टी ने उसे कभी सशक्तिकरण दिया था, सत्ता का स्वाद चखाकर, दुर्लभ स्वाद चखाकर, हम फिर उस पार्टी को वोट देते रहें।
पहला सवाल ब्राह्मण मतदाताओं के बारे में है, अंतिम सवाल जाटव मतदाताओं के बारे में है, और बीच का सवाल उन मतदाताओं के बारे में है जिनको भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी कहती है। जी 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 जी। मैं एक चीज और, क्योंकि एक नया कल परसों से एक नया और नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। कल हेमा मालिनी जी बलिया में थी, और वो ही नहीं बाकी लोग भी देखा, उन्होंने अपने भाषण का पूरी क्लिप है वो, उन्होंने ये बताया कि मोदी जी के बिना ये रशिया यूक्रेन का मामला सुलझ नहीं सकता है। पूरा विश्व ने उनको बुलाया कि आप देखिए, फिर एक मालूम नहीं 25 मिनट कहां से आ गया है कि 25 मिनट बात की, 25 मिनट अब किस भाषा में बात की है नहीं पता है। लेकिन एक जो ये नया चल रहा है कि मोदी जी एक विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं और भारत केवल इन्हीं के हाथ में सुरक्षित है, ये राष्ट्रवाद को भी कहीं ना कहीं से जोड़ना है। मैं आपसे इसलिए ये पूछ रहा हूं कि ये नैरेटिव क्या बन पाएगा, क्योंकि बालाकोट पुलवामा बन गया था, लेकिन इस समय तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बन पाएगा। पाकिस्तान से बालाकोट और पुलवामा तो बाकायदा एक ठोस घटना थी, इसमें भारत के ऊपर हमला हुआ था और सीआरपी के बहुत सारे जवान उसमें मारे गए थे। तो बालाकोट और पुलवामा जैसी चीज तो बन नहीं सकती है। इसमें भारत तो केवल विदेश नीति के स्तर पर शामिल है, भारत की कोई सीधी भूमिका तो इसके अंदर है नहीं इस पूरे मसले में। तो मेरा तो मानना यह है कि यूक्रेन से जो संकट पैदा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय संकट पैदा हुआ है, उससे भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और वो मोदी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार की क्षमताओं के ऊपर सवालिया निशान लगा रही है। यूक्रेन की घटना से, यूक्रेन का जो घटनाक्रम है उस महंगाई को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, और उसको रोकना सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार के पास ऐसे कोई उपकरण नहीं है जिससे वो उसको थाम सके या उसको कुछ जनता को राहत दे सके। तो इनके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा होने वाली हैं। और यूक्रेन के मसले से उत्तर प्रदेश का मतदाता अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेगा। जो उसने पहले सोच रखा होगा वो वोट वहीं देगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की राजनीति के पूरे इतिहास में हम और आप दोनों जानते हैं इस पार्टी का राजनीतिक इतिहास क्या है, और हम और आप दोनों इस पार्टी के आलोचक भी रहे हैं और इस पार्टी के प्रशंसक भी रहे हैं। लेकिन इस पूरे इतिहास में जितने तरह के लोग इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, जितने तरह के लोग इस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं अन्य कारणों से, जी हाँ, वो नकारात्मक रूप से भी इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, सकारात्मक रूप से भी इस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वैसा उस वक्त भी नहीं दिखाई दिया था जो 2012 में अखिलेश को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। जितने लोग अखिलेश की मीटिंगों में आ रहे हैं, मैंने नहीं देखा उनकी मीटिंगों में कभी किसी को इतना आते। मुलायम सिंह की मीटिंगों में मैंने लोगों को इतना आते हुए नहीं देखा। जी। तो ये जो स्थिति है वो बताती है कि कुछ जमीन के ऊपर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसको क्वांटिफाई करना, जिसकी मात्रा को पकड़ना, समझना या ग्रहण करना, चाहे सर्वेक्षण करने वाले हों चाहे मेरे ऐसे समीक्षक हों, उनके लिए काफी मुश्किल है, और वो चुनाव परिणाम से समझ में आएगा। जी, क्योंकि मैं एक अखिलेश जी क्या अप्रत्याशित हो रहा है, मेरे ख्याल में अखिलेश जी को भी उम्मीद नहीं रही होगी। मैं अयोध्या का बता दूं, कल 5 बजे वो खत्म होना था, मतलब कैंपेन का विराम हो रहा था कल 5 बजे। उसके पहले परसों योगी आदित्यनाथ जी का रोड शो था, कल अखिलेश जी का रोड शो था। वो करीब 14-15 किलोमीटर का रोड शो था, वो आधे ही रास्ता कर पाए। भीड़ कम से कम योगी आदित्यनाथ जी से 10-20 गुनी ज्यादा। अगर वो 1000 थे तो ये कम से कम 10,000, 20,000, अगर वो 10,000 थे तो 50,000, मतलब भीड़ 10। ये नहीं चल पाए। ये इतना जो रास्ता इन लोग तय किए थे कि हम 3 घंटे में कर लेंगे, वो आधे रास्ते तक पहुंच पाए, समय खत्म हो रहा था, सभा बोल के खत्म कर गए। अप्रत्याशित इनको वो मिल रहा है। तो मुझे कहीं ये लग रहा है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक हवा चली थी कि हवा बन रही, वो 7वां चरण आते आते तो आंधी ना बन जाए अखिलेश के पक्ष में, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे लगता है कि ठीक है आपका अवलोकन। मैं खुद भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा कुछ घटित हो रहा है जिसको हम लोग शायद पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण कर पाने में भी असमर्थ हैं। कम से कम मैं तो अपने आप को असमर्थ मानता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरह के निर्णयों पर पहुंचने में थोड़ा और संयम का परिचय देना चाहिए, कि हम लोग ये ना कहने लगे कि किसके पक्ष में आंधी चल रही है, क्या हो रहा है। मैं तो एक परिप्रेक्ष्य है, मैं मानता हूं कि अखिलेश जी का जो सामाजिक गठजोड़ है वो भाजपा के सामाजिक गठजोड़ के मुकाबले आकार में बड़ा हो गया है। उसके अंदर भीतरी एकजुटता भाजपा के गठजोड़ के मुकाबले अधिक है। वो अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सजग और सुनिश्चित है, और ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से बिना किसी
आपसी खींचतान के वो आगे बढ़ रहा है, और उसको ऐसे वर्गों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है जो घोषित रूप से उस गठजोड़ के सदस्य नहीं है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़, जो कि पिछले 3 चुनावों में बहुत ही विशाल और प्रबल था, और इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा भी करता रहा हूं, वो सिकुड़ा है, उसके अंदर से वोटों का लीकेज हुआ है, उसके अंदर अंतर्विरोध है, विरोधाभास है। जो लोग उस गठजोड़ के अभी भी घोषित रूप से सदस्य हैं, वो मतदाता शंकित हैं, निराश हैं, और वोट डालने नहीं जा रहे हैं। हर जगह वोटिंग प्रतिशत जो गिर रहा है, मेरा मानना है कि वो भाजपा के वोट हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो भाजपा की चुनावी दावेदारी को कमजोर करती है। जी, मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि वो इस चुनाव से अलग हटके है और मुझे हरदम वो खटकता है वो वाली बात। ये थोड़ा चुनाव से हटके है, ये राम रहीम जी को छोड़ दिया गया फरलो या पैरोल पे, फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर जैसा कहा जाता है कि वो पार्टी विशेष के पक्ष में मतलब कुछ ना कुछ अपने साथियों को से कहते हैं, और फिर उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी जाती है। एक बहुत संक्षेप में अभय जी, ये क्योंकि बहुत अजीब सी ये बात हुई है, अगर ये हो रहा है तो कल के दिन आसाराम, कल के दिन इस देश के जितने रेपिस्ट और इस तरह के क्रिमिनल हैं उनका रोल होने लगेगा पॉलिटिक्स में। भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाने से रोकना चाहती है। उसके लिए उसने 3 कदम उठाए हैं। राम रहीम को फरलो पे छोड़ना उसका एक कदम है। राम रहीम ने फरलो पे जाने के बाद में कई जगहों पे तो अकाली दल के लिए फतवे जारी किए और कई जगहों पर भाजपा के लिए फतवे जारी किए, और ये सोचकर, क्योंकि बाबा चालाक है और आजकल संकट में फंसा हुआ है, हत्या बलात्कार में जेल में है, तो उसने भगवंत मान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भगवंत मान के निर्वाचन क्षेत्र में भगवंत मान के लिए भी फतवा जारी कर दिया, ये सोचकर अगर ये आदमी मुख्यमंत्री बना तो कुछ इससे मदद मिल जाएगी। जबकि आम आदमी पार्टी ने उससे नहीं कहा था कि आप हमारी फतवा जारी करें। दूसरा कदम ये उठाया गया कि प्रधानमंत्री के घर पर सिख नेताओं की एक बैठक बुलाई गई और उसको एक मीडिया इवेंट में बदल दिया गया। प्रधानमंत्री सब सिख नेताओं से मिले। और तीसरा, कुमार विश्वास से एक वक्तव्य दिलाया गया ताकि शहरी हिंदू जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ रहे थे, वो सब आम आदमी पार्टी के आतंकवादियों से संबंध रहे हैं या पंथिक ताकतों से संबंध रहे हैं तो वो उधर हो जाए। लेकिन मैंने कई पत्रकारों से बातचीत की है, पत्रकारों का और मेरा भी ये आमतौर पर मानना है कि ठीक चुनाव से पहले ये जो कलाबाजियां खाई जाती हैं, इनका मतदाताओं की वोटिंग प्राथमिकताओं पर असर नहीं होता। अगर यही बातें चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले की जाती तो धीरे धीरे कर इन बातों के आधार पर कुछ गोलबंदी की जा सकती थी और चुनावी प्रक्रिया पर असर डाला जा सकता था। अब 20 तारीख को पंजाब में वोट पड़ने थे, 20 तारीख से 24 घंटे पहले ये सब कलाबाजियां खाई जा रही हैं, तो इसका कोई असर नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ेगा वहां पंजाब में। पंजाब में जो होना होगा या आम आदमी पार्टी को अगर जीतना होगा तो वो जीतेगी, और अगर वो नहीं जीत पाई, पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई, तो इसलिए पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से नहीं चूकेगी कि वो ये 3 घटनाएं हुई थी, उसके अन्य कारण, दूसरे कारण होंगे। तो मैं ही समझता हूं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास ये सुनहरा मौका है कि वो दिल्ली की सीमाओं को लांघकर पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश की राज्य सत्ता के ऊपर कब्जा करे और वहां पर अपनी सरकार बनाए और अच्छा प्रशासन बना के, एक संपूर्ण राज्य में अच्छा प्रशासन बना के, और राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेपकारी ताकत के रूप में उभरे। अगर ऐसा होगा तो यह पंजाब के चुनाव का परिणाम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दुबे ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते तक तो करीब करीब तस्वीर साफ हो चुकी होगी, एक दौर का सिर्फ वोट बाकी रहेगा। तब तक मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सारे मतदाता, सारे नेता पूरी तौर से लगे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई आ रहा है, बयान जारी हो रहे हैं, काउंटर बयान जारी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए।